गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे कंप्लीट बायो। ओके, तो चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस। इसमें सबसे पहले हम करेंगे किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। कुछ बच्चे होते हैं न्यूट्रिशन वो होता है जो फूड के अंदर होता नहीं। मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाना खाने का तरीका। मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाना खाने का तरीका। अब बात ये आती कि जो खाना खाने का तरीका क्या होता है। दो तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड है वो डिफरेंट टाइप्स होता है। ऑटोट्रोपिक होता है जो कि प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ही फॉलो करते हैं। वो बैक्टीरिया फॉलो करते हैं जिनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है, वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ऑटोट्रोप्स का एग्जांपल है, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। उसके बाद हिट्रोट्रोप्स का एग्जांपल है, एनिमल्स एंड फंगी। तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मतलब न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोप्स में प्लांट्स एंड बैक्टीरिया आएंगे, हिट्रोट्रोप्स में क्या आएंगे? एनिमल्स एंड फंगी आएंगे। उसके बाद हम डिटेल में करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ। अपने आप ऑर्गेनिज्म खाना बनाएगा। ऑर्गेनिज्म जब अपने आप खाना बनाएगा तो कौन से प्रोसेस की हेल्प से खाना बनाएगा? फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस की हेल्प से खाना बनाएगा? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाएगा। अब ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना तो बना रहा है, बट वो बाहर से क्या क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है, और उनको कन्वर्ट कर रहा है वो ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट में। और कैसे कन्वर्ट कर पा रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब यहां से क्वेश्चन देखिए जो कि एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि प्लांट्स में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, कि प्लांट्स में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसके लिए क्वेश्चन आता है बेटा रिजर्व फूड इन प्लांट्स। क्या क्वेश्चन आएगा? रिजर्व फूड इन प्लांट्स, तो आंसर बोलोगे स्टार्च। और रिजर्व फूड इन एनिमल तो आंसर बोलोगे ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड इन एनिमल के लिए आंसर क्या बोलोगे? ग्लाइकोजन। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में हमारा रॉ मटेरियल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा बेटा? ग्लूकोज फॉर्म करेगा, और साथ में ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप बेशक H2O भी मत लिखना। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है, बार बार बोलती हूँ। इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट इवेंट्स क्या होगी बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बायो क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है जो लीफ के अंदर होता है वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी कौन सी एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। और जो वाटर लिया है पौधे ने वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ली है एज अ रॉ मटेरियल वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? रिड्यूस्ड हो जाएगी किसमें? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में। ओके, हाँ जी बेटा। तो यहाँ पर इस पिक्चर में देखिएगा अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है जो कि इसको वैक्सी बनाती है, इसके अंदर ट्रांसपिरेशन और इसको रोकती है, मतलब वाटर का लॉस नहीं होने देती वैक्सी क्यूटिकल। ओके, ये लीफ होती है। लीफ का ये क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है, जिसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। लीफ के अंदर ये बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती है? वेन्स होती है, और जो बीच वाली रिब होती है उसको बोलते हैं मिड रिब। उसके बाद लोअर एपिडर्मिस। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार कि नंबर ऑफ स्ट्रोमेटाज ज़्यादा कौन से सरफेस पर होते हैं? तो आप आंसर में क्या बोलोगे? लोअर एपिडर्मिस पे नंबर ऑफ स्ट्रोमेटाज क्या होते हैं? ज़्यादा। लोअर एपिडर्मिस पे नंबर ऑफ स्ट्रोमेटाज क्या होते हैं? ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिएगा कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पर। वो टाइनी पोर्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रोमेटा कहलाते हैं। स्ट्रोमेटा कितनी गार्ड सेल से मिलके बने होते हैं? 2 गार्ड सेल से मिलके बने होते हैं। गार्ड सेल की शेप क्या होती है? किडनी शेप्ड होती है या बीन शेप्ड होती है। उसके बाद गार्ड सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो कि फूड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। गार्ड सेल के बाहर कौन सी सेल होती है? सबसाइडरी सेल्स होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो गार्ड सेल हैं, जो स्टोमेटाज हैं सॉरी, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं? तो स्टोमेटाज क्या क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और थर्ड एक और फंक्शन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। जिसको क्या बोलते हैं?
ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर दिखा रखी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा में एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है, तो ये अच्छे से कीजिएगा। स्टोमेटल के पोर के थ्रू ही वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर की वजह से ही गार्ड सेल ओपन हो जाती है और गार्ड सेल क्लोज हो जाती है। जब टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब इसके अंदर पानी होगा तो गार्ड सेल ओपन हो जाएंगी, जब इसके अंदर पानी नहीं होगा तो गार्ड सेल क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद ये एक्टिविटी के बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होता है, ये गुड एब्जॉर्बर होता है। किसका गुड एब्जॉर्बर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जब इस चाइना डिश में हम जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रख रहे हैं, अगर उसने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया तो इस पौधे को क्या नहीं मिलेगी, CO2 नहीं मिलेगी। और जब इस पौधे को CO2 नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, मतलब ये वाला पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा क्या होगा, हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स चीज लेगा और अपनी बॉडी के अंदर लेके जाके सिंपल में कन्वर्ट कर लेगा, जैसे कि हम फॉलो करते हैं और अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करता है। उसके बाद क्या आएगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे की बॉडी से फूड एंड शेल्टर इनटेक करते हैं। इसके अंदर आती हैं टिक्स और लीचेज, ठीक है। टिक्स जुओं को बोलते हैं, सिर के अंदर जो जुएं हो जाती है। लीचेज जोक को बोलते हैं, जो हमारी बॉडी पर ही रहेगी और हमारी बॉडी का ही ब्लड को सक करेगी। थर्ड है सेप्रोट्रॉपिक। इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। गले सड़े पर ऑर्गेनिज्म फीड करता है, और गले सड़े पर कौन फीड करता है, फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि जब जो फूड है वो बाहर ही टूट जाए, ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, कि बाहर ही खाना टूट जाए और फिर बाद में उसको एब्जॉर्ब करें। हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, पहले एब्जॉर्ब करते हैं फिर अंदर बॉडी में खाना टूटता है, नहीं। फंगी की बॉडी में उल्टा होता है, बाहर ही तोड़ के उसको बाहर ही डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब करती है। ऐसा किस किस में होता है, फंगी में होता है, लाइक ब्रेड मोल्ड ईस्ट एंड मशरूम। ओके, ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो इसमें करेंगे अमीबा का एग्जाम्पल। अमीबा का एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये अमीबा दिखा रखा है। अमीबा फूड पार्टिकल को किसकी हेल्प से एंगल्फ करेगा, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। जब फूड अंदर जाएगा तो इंजेशन कहलाएगा। इंजेशन किसकी वजह से होता है, एंडोसाइटोसिस। इंजेशन होते वक्त क्या होगा, एंडोसाइटोसिस। फिर स्यूडोपोडिया ने फूड को कैच कर लिया, फिर फूड अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद डाइजेशन हो जाएगा, फिर फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसको बच्चे आप कई फॉर्म में भी, कई डायग्राम की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। 5 स्टेप लिख देना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और जब वेस्ट प्रोडक्ट अमीबा की बॉडी से रिमूव आउट होगा तो उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। कौन से प्रोसेस से रिमूव आउट होगा, एक्सोसाइटोसिस। ओके, उसके बाद है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है, माउथ टू एनस होती है। और एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या होगा बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक होगा। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर सबसे पहले क्या आएंगे, टीथ आएंगे। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड आएंगी। सलाइवरी ग्लैंड एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, जिस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। और तीसरा आएगा उसके अंदर टंग, जो कि हमारे फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है। किसके साथ मिक्स करती है, हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। उसके बाद आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे माउथ में टीथ आते हैं तो डेंटल फॉर्मूला होता है ICPM। मैंने PM को देखा कितने नंबर की गाड़ी में, 21-23। ICPM मैंने प्राइम मिनिस्टर को देखा कितने नंबर की गाड़ी में देखा, 21-23 नंबर की गाड़ी में देखा। इसी के साथ हमारी बक्कल कैविटी कंप्लीट होती है।
हाँ जी, उसके बाद हमारा माउथ के बाद बक्कल कैविटी के बाद पार्ट आता है बेटा ओइसोफेगस, जिसको बोला जाता है फूड पाइप। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मूवमेंट कौन सा होता है जब खाना आगे पास होता है, या ओइसोफेगस कौन सा मूवमेंट शो करती है। एक नंबर में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ओइसोफेगस कौन सा मूवमेंट शो करती है, या पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल कौन सा मूवमेंट शो करती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होता है, इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल ऑफ द food pipe to push the food in the forward direction. It is the rhythmically contraction and relaxation of walls of the food pipe to push the food in the forward direction. This process is known as peristaltic movement. उसके बाद ओइसोफेगस हो गया। ओइसोफेगस के बाद हमारे एलिमेंट्री कैनाल में खाना कहाँ आएगा, स्टमक में। बेटा स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस निकलता है जिस जूस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 चीज़ें उसमें मिली होती है। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस। बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, एसिड है बैक्टीरिया को किल कर देगा। कौन से बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया हमारे फूड में प्रेजेंट होंगे। उसी के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को ब्रेक डाउन भी कर देगा, ताकि उस फूड पर प्रोटीन को डाइजेस्ट भी कर देगा, मतलब ताकि उस फूड पर कौन काम अच्छे से कर पाए, पेप्सिन, P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन। पेप्सिन किस पर काम करेगा, प्रोटीन पर। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे हाथ पे गिर गया तो हमारा हाथ जल जाएगा, बट हमारा स्टमक क्यों नहीं जलता, क्योंकि हमारे स्टमक में नेचुरल तरीके से क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है, और ये हमारे स्टमक की इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता रहता है कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द एसिडिक एक्शन ऑफ HCl। ओके, हाँ जी बेटा। अब स्टमक के बाद फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, बीच में कौन सी मसल्स काम करेंगे, स्पिंक्टर मसल्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज, मतलब सबसे लंबी होती है, लॉन्गेस्ट होती है, और उसकी लेंथ कितनी होती है, 6.2 to 6.5 मीटर होती है। लेंथ कितनी होती है, 6.2 to 6.5 मीटर होती है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कुछ हर्बीवोर एनिमल होते हैं, कुछ कार्निवोर एनिमल होते हैं। कार्निवोर टाइगर, लॉयन वगैरह को बोलते हैं, हर्बीवोर घास खाने वालों को बोलते हैं। अब जो घास खाते हैं वो अपनी बॉडी में क्या डाइजेस्ट करते हैं, सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हैं, जिनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर एनिमल। क्योंकि कार्निवोर क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, जो कि इजिली पच जाता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। बट जो हर्बीवोर होते हैं, सेल्यूलोज ईजी नहीं होता डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लंबी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो साइट है जिसके बाद फिर डाइजेशन नहीं होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी फूड का पार्ट डाइजेस्ट नहीं होगा। अब बात आती है कि फूड ना कहाँ से आया है, स्टमक से आया है। स्टमक में क्या था, एसिड था, तो फूड कैसा होके आया है, एसिडिक आया है। उस फूड को क्या बनाना है, एल्कलाइन बनाना है। उस फूड को एल्कलाइन कौन बनाएगा, पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, पैनक्रियाज से, जो कि स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, उसके बाद बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। बाइल जूस के अंदर क्या होता है, बाइल सोल्ट होता है। बाइल सोल्ट फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ताकि आगे एंजाइम उस पर अच्छे से काम कर पाएं। ओके, जैसे कि इमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ सोप होता है, ऐसे ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। ओके, अब लास्ट में देखें यहाँ पर कि जो भी एंजाइम फाइनली कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन कन्वर्ट होता है फाइनली अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है फाइनली ग्लूकोज में, और फैट कन्वर्ट होता है बेटा फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। अब बात ये आती है कि कौन से एंजाइम एक्ट करते हैं, प्रोटीन P4 पेप्सिन। P4 प्रोटीन ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में भी क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन किस पर एक्ट करेंगे, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पर कौन काम करेगा, एमाइलेज।
चाहे वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो, चाहे इंटेस्टाइनल एमाइलेज हो, चाहे कोई भी, चाहे सलाइवरी एमाइलेज हो, कार्बोहाइड्रेट पर एमाइलेज काम करेगा। उसके बाद फैट किस में काम करेगा, फैट को कौन तोड़ेगा, फैट और लिपिड एक ही चीज होती है, एल फॉर लिपिड, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड, एल फॉर लाइपेज। तो लाइपेज किस में लाइपेज की हेल्प से लिपिड किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। अब वो कह रहा है, अब वो इनर लाइनिंग की बात कर रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर वॉल में बहुत सारी विलाई प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और वो क्या करती हैं, वो सरफेस एरिया उनकी वजह से बढ़ जाता है। आप किसी भी नाइफ को अगर ऐसे वाला नाइफ लेंगे जिस पर ऐसे प्रोजेक्शंस बने होंगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वहां पर काम अच्छे से होगा। अब बात आती है कि जो भी फूड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जो भी फूड बच गया, अब उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो किसके थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। और एनएस से बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए कौन से स्फिंक्टर मसल्स की जरूरत होती है, एनल स्फिंक्टर मसल्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की इस पिक्चर से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है कि वो पूछ रहा है इसमें भी लाइम वाटर है, इसमें भी लाइम वाटर है, कौन सा लाइम वाटर ज़्यादा मिल्की हो जाएगा। तो ये जो माउथ से पिपिटिंग कर रहा है ये लाइम वाटर टर्न मिल्की, क्योंकि माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला अमाउंट जो है ज़्यादा होता है। तो ये वाली टेस्ट ट्यूब का जो लाइम वाटर है वो टर्न मिल्की, ओके, क्योंकि जो लाइम वाटर है जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो लाइम वाटर बिकम मिल्की। हाँ जी, उसके बाद हम देखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। यहाँ पर देखेंगे बेटा ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। सेल के अंदर ग्लूकोज टूटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ग्लूकोज के टूटने से कितने पायरुवेट बनेंगे, 2 पायरुवेट बनेंगे, और ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेंगे। पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज से पायरुवेट 3 तरीके से एनर्जी देगा, कौन कौन से, या तो ऑक्सीजन है ही नहीं, या ऑक्सीजन की कमी है, या ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में है। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो एग्जांपल आएगा ईस्ट और बन जाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में एनर्जी कितनी निकलेगी, 2 ATP। जब ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा हमारी बॉडी में होता है, तो बनेगा लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी। और अब यहाँ है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है जो कि किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हमारी सेल्स में होता है। तो कोई भी जो पायरुवेट होगा वो CO2 वाटर और एनर्जी में टूट जाएगा। और इस तरीके से जब हमें एनर्जी मिलेगी तो वो कितने ATP मिलेगी, 38 ATP। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ओके। उसके बाद हमें सबको पता है कि ATP को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आता है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें ब्रीदिंग रेट का क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद बेटा कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल, क्योंकि एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो डिजोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है, और डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती है पानी में, इसलिए उसको लेने के लिए रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा होता है, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे जो रेस्पिरेटरी रेट होता है मच फास्टर होता है ऑफ एक्वेटिक एनिमल एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आ भी जाता है। हाँ जी बेटा, उसके बाद हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ जी बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे। यहाँ पर देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल पैसेज होता है, उसके बाद ट्रैकिया होता है। बेटा ट्रैकिया के यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होता है, क्योंकि ताकि वो एयर जो यहाँ से पास हो रही है वो आपस में कोलैप्स ना करे, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एयर। उसके बाद जो ट्रैकिया लेफ्ट ब्रोंकाई राइट ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है, लेफ्ट लंग में लेफ्ट ब्रोंकाई जाती है, राइट लंग में राइट ब्रोंकाई जाती है। और जो हमारा लंग है वो किससे प्रोटेक्ट होता है, रिब्स से प्रोटेक्ट होता है। रिब्स नंबर में कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है, 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, ओके। उसके बाद ब्रोंकाई किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स लास्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्वियोलर सैक में। ये हमारा एल्वियोलर सैक दिखा रखा है, इसको एल्वियोलाई भी बोलते हैं। इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, 80 मीटर स्क्वायर के अराउंड होता है इसका एक एल्वियोलाई का सरफेस एरिया। और वो जो सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है ये गैसियस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ से मान लो हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन लिया, तो इस एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। उस ब्लड में क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो कि किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन के अंदर सबसे ज़्यादा एफिनिटी, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है बेटा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन की हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होने की। ये रेड कलर का पिगमेंट होता है। ओके, तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और इसका ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब वो कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो सोल्यूबल फॉर्म में होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? सोल्यूबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट का साइज हमारी मुट्ठी के जितना होता है। हार्ट के अंदर, ह्यूमन बीइंग के हार्ट के अंदर कितने चैम्बर बने होते हैं बेटा? 4 चैम्बर बने होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वाले चैम्बर की, एट्रियम की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। नीचे वाले चैम्बर की जो वॉल्स होती है बेटा वो थिक होती हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर को क्या करना पड़ता है? टॉलरेट करना पड़ता है। उनको हाई ब्लड प्रेशर को क्या करना पड़ता है? टॉलरेट। हाँ जी। उसके बाद देखें राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से देखें बेटा, जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर क्या आती है? पल्मनरी वेन आती है। पल्मनरी वेन, वैसे तो वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? आओर्टा निकलती, जो कि कैसे ब्लड को लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में क्या कर देती है? ट्रांसपोर्ट कर देती है। बॉडी से बैक क्या आती है? वेना कावा आती है। वेना कावा कैसा ब्लड लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से इकट्ठा करके लाती है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी की हेल्प से वो वाला ब्लड, पल्मनरी आर्टरी की हेल्प से, ये वाला यहाँ से, ये वाला पल्मनरी आर्टरी की हेल्प से, पल्मनरी वर्ड मतलब रिलेटेड टू लंग्स, तो ये वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे चला जाता है? लंग्स में। क्या होने के लिए? प्योर होने के लिए। उसके बाद देखेंगे कि ये डबल सर्कुलेशन वाला डायग्राम, डबल सर्कुलेशन वाला डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे बॉडी के बीच में और लंग्स के बीच में कैसे एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन आता है कि इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन ही क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि हार्ट एक साइकिल में, ब्लड एक साइकिल में हार्ट में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। देखो, ब्लड एक बार तो हार्ट में अब आया, फिर हार्ट से निकला बॉडी में गया, फिर बॉडी से दोबारा हार्ट में आया, तो एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड कितनी बार हार्ट में आया है? 2 बार, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत सारे जो एम्फीबियंस हैं और जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा। एम्फीबियन और रेप्टाइल, सांप वगैरह सब कुछ इसमें आगे, मेंढक वगैरह सब, रेप्टाइल्स में स्नेक वगैरह आगे, लिजार्ड आगे, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और जो ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स होती हैं उनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं बेटा उनकी बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स की बॉडी में भी और मैमल्स की बॉडी में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा। और जो फिशेस होती हैं उनकी बॉडी में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस मतलब पाइसेस, 2 चैम्बर्ड हार्ट। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जो हम मैमल्स हैं हमारी बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है? तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की मिक्सिंग है वो नहीं होती। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रहते हैं? सेपरेट रहते हैं। बेटा यहाँ से पिछले साल केस स्टडी आया था ब्लड प्रेशर से, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखो, पानी के प्रेशर की बात करें, किसी पाइप में कितना पानी फ्लो हो रहा है वो है पानी का प्रेशर। तो यहाँ पर इन पाइपों में क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। तो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स,
उन पाइप में जो ब्लड फोर्स लगा रहा है उस पाइप की पाइप उस वेसल्स की दीवारों पर, वो कहलाएगा ब्लड प्रेशर। ये बीपी की स्पेलिंग याद कर लेना, सॉरी डेफिनेशन याद कर लेना। ब्लड प्रेशर आर्टरीज में ज़्यादा होता है, वेन में कम होता है, क्योंकि आर्टरीज और वेन की जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होती है। अब दो तरीके का ब्लड प्रेशर होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्शन वाले को क्या बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, एक रिलैक्सेशन से रिलेटेड, रिलैक्सेशन वाले को क्या बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए 120 mmHg होना चाहिए। mmHg मतलब मरकरी में मेजर करते हैं इसको। डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन वाला, डायस्टोल वर्ड किससे रिलेटेड है रिलैक्सेशन, मतलब कितना होना चाहिए 80 mmHg। कुछ बच्चे सोचते ये मैक्सिमम होता है ये मिनिमम, नहीं बेटा, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर बीपी हाई हो गया तो क्या होगा। अगर बीपी हाई हो गया तो हो जाएगी हाइपरटेंशन, और अगर बीपी लो हो गया तो हो जाएगा हाइपोटेंशन, और अगर बीपी हाई हो गया तो उसकी वजह से आर्टरी जो है वो फट सकती हैं, रप्चर हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी वो कौन सी मशीन है जिससे हम बीपी को मेजर करते हैं, तो उस मशीन का नाम क्या, स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम उस मशीन का, स्पिग्मोमैनोमीटर। ओके उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ट्यूब ब्लड वेसल्स। कौन सी ट्यूब होती हैं, तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक तो आर्टरीज, दूसरी वेन और तीसरी होती हैं कैपिलरीज। बेटा आर्टरी और वेन में डिफरेंस आ जाता है। आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं, दीवारें, ठीक है, मोटी होती हैं, और जो वेन्स की दीवारें होती वो पतली होती। जब किसी चीज़ की दीवारें पतली होंगी तो इसका एरिया ज़्यादा होगा, ल्यूमेन ज़्यादा होगा, और इसके अंदर का ल्यूमेन क्या है, कम। जब इसके अंदर से कोई चीज़ फ्लो करेगी तो उसका बीपी हाई मतलब ब्लड प्रेशर हाई, इसके अंदर से फ्लो करेगी तो ब्लड प्रेशर लो। तो इसकी वॉल थिक होती है, इसकी वॉल थिन होती हैं, इसकी वॉल इलास्टिक होती है, इसकी वॉल नॉन इलास्टिक होती हैं। इसके अंदर बीपी ज़्यादा होता है, आर्टरी के अंदर, वेन के अंदर बीपी कम होता है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरी का कलर रेड होता है, वेन का कलर ब्लूइश ग्रीन होता है। आर्टरी डीप सीटेड होती है, वेन क्या होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। उसके बाद देखें बेटा मेंटेनेंस बाय प्लेटिलेट्स। बेटा ब्लड के अंदर तीन तरीके की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। जो प्लेटिलेट्स का काम होता है वो ब्लड को कोएगुलेट करने के काम होता है, क्लोटिंग बनाने का काम होता है, ताकि ज़्यादा देर तक ब्लड फ्लो ना हो। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंजरी हो गई है, ब्लड फ्लो कर रहा है, बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या होगा, तो वहाँ पर कौन सी सेल काम करेंगी, प्लेटिलेट्स काम करेंगी। प्लेटिलेट्स वहाँ पे क्या बना देंगे, क्लोट्स बना देंगे। डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी के अंदर वो सोल्जर्स की तरह एक्ट करती है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम मैक्रोफेजेस भी होता है, ताकि जो हमारी बॉडी को क्या कर सके, प्रोटेक्ट करते हैं। आरबीसी का क्या होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोला जाता है। हाँ जी, उसके बाद है बेटा लिम्फ। लिम्फ भी हमारी बॉडी का एक फ्लूइड है, किसकी तरह फ्लूइड है, ब्लड की तरह फ्लूइड है, जो कि किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, दो सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। और जो लिम्फ किस किस को कैरी करता है, प्लाज्मा को, प्रोटीन को, ब्लड सेल्स को, और ये कलरलेस होता है। उसके बाद बेटा लिम्फ कलरलेस होता है, लेस प्रोटीन होती है। ये करना बेटा लास्ट की 2 लाइन, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत होती है बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से और भी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अब यहाँ से इस पिक्चर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये ऊपर क्या दिखा रहा है, वाटर वेपर्स को दिखा रहा है, और ये वाटर वेपर ऊपर किसकी हेल्प से जाते हैं, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से जाते हैं। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन आता है कि ये नीचे से पानी ऊपर कैसे गया, तो रूट प्रेशर या ट्रांसपिरेशन पुल कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। तो यहाँ से ये कर लेना, इसके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ट्रांसपिरेशन हो जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल बिकम मेजर ड्राइविंग फोर्स। नीचे से पानी ऊपर जाता है, जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है।
अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव आउट करना, नाइट्रोजिनस मटेरियल को, सोल्ट्स वगैरह को रिमूव आउट करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए हम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी इन्वॉल्व होती हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी वैसे कि जो लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली थोड़ा सा एबोव होती है, ऊपर होती है एज कम्पेयर टू राइट किडनी के। ओके, यहाँ से लेफ्ट और राइट से भी क्या निकलता है, यूरेटर निकलता है। यूरेटर यूरिन को लेके आता है। यूरिन कहाँ स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और रिमूव आउट बॉडी से कहाँ, किसके थ्रू होता है, यूरेथ्रा के थ्रू होता है। ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में यही बता रखा है। उसके बाद आता है कि जो हमारी किडनी है वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है। एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है नेफ्रॉन का। मैं नेफ्रॉन का डायग्राम एक शॉर्ट्स भी डालूंगी, उसमें बना के दिखाऊंगी बहुत इजी वे में। नेफ्रॉन का डायग्राम कर लेना। शुरू में नेफ्रॉन के ये 2 पार्ट होते हैं, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ओके, ग्लोमेरुलस अंदर वाले को बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल इस यू शेप्ड कप को बोलते हैं। उसके बाद फिर ये कोइल्ड होगा, उस कोइल्ड को क्या बोलेंगे, पीसीटी। पहले वाले कोइल्ड को प्रोक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबल। फिर ये नीचे आएगा, इसको क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले। फिर से दोबारा कोइलिंग हो जाएगी जिसको बोलेंगे डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्टेड ट्यूबल। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। जो नेफ्रॉन होता है वो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है इसको किडनी की। ये सारा का सारा जो ब्लड है वो फिल्टर करता है, इसलिए इसको फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोला जाता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली, इस लाइन को याद करें, जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सोल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती क्योंकि ग्लूकोज की, एमिनो एसिड्स की, सोल्ट्स की हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखें, द ब्लैडर इज अ मस्कुलर सो इट इज नर्वस कंट्रोल। जो ब्लैडर होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है और जो यूरेथ्रा होता है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। और जब हमें यूरिनेट के लिए अर्ज फील होता है तो हम उसको एम्प्टी कर देते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं यूरिन को हमारी बॉडी से। उसके बाद आता है बेटा हीमोडायलिसिस। अब बात ये आती कि हीमो मीन्स क्या होता है, ब्लड, और डायलिसिस मतलब क्या होता है, फिल्टर करना। मतलब हीम को फिल्टर करते, मतलब ब्लड को फिल्टर करते। तो ब्लड को आर्टिफिशियली तरीके से फिल्टर करना है तो हमें आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत होती है। किडनी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो हमारी किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव नहीं कर पाते। इसलिए हमें टाइम टू टाइम क्या कराना पड़ता है, डायलिसिस कराना पड़ता है। आर्टिफिशियल किडनी के लिए क्या चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बहुत सारी ट्यूब्स चाहिए और डायलिसिंग फ्लूइड चाहिए। इसमें ये किस बेस पर काम करता है, किस प्रेशर पर काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और एज ए ब्लड के जैसा होना चाहिए डायलाइजिंग फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि डेली कितने यूरिन, मतलब कितने ब्लड को जो है किडनी वो फिल्टर कर देती है। नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर। उस 180 लीटर में से यूरिन कितना बनाती है, यूरिन बनाती 1 से 2 लीटर। 180 लीटर ब्लड को किडनी फिल्टर करती है डेली, और उस 180 लीटर ब्लड में से यूरिन कितना बनाती, 1 से 2 लीटर यूरिन बनाती है। उसके बाद है बेटा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखिए ह्यूमन बीइंग का हमने एक्सक्रीशन बहुत अच्छे से कर लिया कि ह्यूमन बीइंग यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देंगे, बट प्लांट्स भी तो किसी फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो प्लांट्स एक तो फोटोसिंथेसिस की मतलब जैसे ऑक्सीजन को रिमूव आउट कर देंगे, गैसियस एक्सचेंज भी कर देंगे, ट्रांसपिरेशन का भी कर देंगे, एक्सेस वाटर से छुटकारा लेने के लिए ट्रांसपिरेशन कर देंगे, गैस से फोटोसिंथेसिस। अब और भी तो कुछ चीज़ें होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, लीव्स के थ्रू भी तो कुछ चीज़ों को रिमूव आउट करेंगे वो। ओके तो जो लीव्स येलो पड़ जाती, सूख जाती, उनमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वो इस फॉर्म में उसको रिमूव आउट कर देते हैं और वो जो लीव्स है वो फॉल ऑफ हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है, छोटा क्वेश्चन ही 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन। रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स का वो स्टोर हो जाता है। बेटा रेजिन्स बोलते हैं फली को, जो जिन पेड़ों पर फलियाँ लगती हैं ना, फिर वो सूख के नीचे गिर जाती हैं, और इसको किस फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, ओल्ड जाइलम रेजिन्स
लीव्स एंड गम्स. प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम. प्लांट कुछ इम्पोर्टेंट वेस्ट सब्सटेंस को सॉइल के चारों तरफ भी छोड़ देती है. इसी के साथ हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हम करेंगे नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में बेटा न्यूरॉन का डायग्राम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है. न्यूरॉन के डायग्राम में ये हमारी रहेगी सेल बॉडी, उसके बाद एक्सोन, उसके बाद नर्व एंडिंग, ये जो बीच में गैप होता है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर, ये होते हैं डेंड्राइट्स. ओके, नर्व इम्पल्स कैसे किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है. यहाँ से डेंड्राइट मैसेजेस को कैरी करेंगी. जब डेंड्राइट मैसेजेस को कैरी करेंगी, मैसेज कहाँ जाएगा? सेल बॉडी में मैसेज जाएगा. अब यहाँ पर देखेंगे बेटा कुछ रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिसेप्टर नोज में, टंग में. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है. गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टंग में. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नोज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मेल करने में हेल्प करते हैं. फोटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आइज में. फोनो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ईयर में. और थिग्मो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं. या अब क्वेश्चन ये आता है कि इम्पल्स किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से डेंड्राइट के थ्रू आएगा, फिर सेल बॉडी से, एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग से. फिर अब क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट न्यूरॉन का कौन सा पार्ट नर्व एंडिंग के साथ जुड़ेगा? तो नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्रिटिक पार्ट नर्व एंडिंग के साथ जुड़ेगा. अब बात ये आती है कि एक नर्व एंडिंग और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? साइनेप्स बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं. और साइनेप्स में मैसेज किस फॉर्म में जाता है? केमिकल फॉर्म में जाता है. और जब मैसेज केमिकल फॉर्म में जाता है तो वो कौन सा केमिकल होता है? एसिटाइल कोलिन. बेटा यहाँ से इस पैराग्राफ से लुक एट द फिगर, ये वाला पैराग्राफ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है कि मैसेज को न्यूरॉन में कौन एक्वायर करता है? मैसेज एक्वायर को कहाँ पर होता है? डेंड्राइट में. कहाँ से मैसेज ट्रैवल होके जाता है? एक्सोन से ट्रैवल होके जाता है. विच इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्ट इनटू केमिकल सिग्नल ऑनवर्ड. तो केमिकल सिग्नल्स में कहाँ पर, मतलब हेयर इम्पल्स साइनेप्स में, केमिकल सिग्नल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है. अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ज़्यादा कुछ करने की या पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं है. रिफ्लेक्स एक्शन सडन एक्शन होते हैं, ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं टू अ स्टिमुलस दैट हेल्प टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द हार्म. जब हमें कोई नुकसान होने वाला होता है, जो फास्ट एक्शन हमारी बॉडी में होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई, उन्हीं एक्शंस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है. ये हमारी जो स्किन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि किसको बताएंगे? हीट और पेन को बताएंगे. थर्मो रिसेप्टर ने क्या किया है? मतलब रिसीव किया है सिग्नल. वो सिग्नल किसके थ्रू हमारे ब्रेन में जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके जाता है. उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन से न्यूरॉन काम करते हैं? रिले न्यूरॉन काम करेगा. रिले न्यूरॉन उसका सिग्नल्स देखेगा. फिर वापस जब वो मैसेज आएगा कौन से न्यूरॉन के थ्रू हमारी बॉडी में आएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू. और मोटर न्यूरॉन वापस फिंगर तक नहीं लेके जाएगा, वो सिर्फ इफेक्टर मसल्स तक लेके जाएगा. और इफेक्टर मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? हमारी आर्म में प्रेजेंट होती हैं. रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद बात आती है ह्यूमन ब्रेन की. ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो हिस्सों में बटा हुआ है. ठीक है. उसके बाद आती पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है. अब ब्रेन से निकलने वाली नर्व को क्रेनियल नर्व बोलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व को स्पाइनल नर्व बोलते हैं. स्पाइनल नर्व का नंबर होता है 31 पेयर और क्रेनियल नर्व का नंबर होता है 12 पेयर. बेटा क्रेनियल नर्व जो होती है 12 मतलब 24 होती हैं और ये 62 होती हैं. ओके. तो ये सारा थिंकिंग से लेकर राइटिंग तक सब कुछ, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं. हमारा ब्रेन ही इनको क्या करता है? कंट्रोल करता है. अब सबसे पहले ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं बेटा. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम. फोर ब्रेन का एक मेन थिंकिंग पार्ट होता है जो कि सबसे ज़्यादा
बड़ा पार्ट होता है, मेन थिंकिंग पार्ट होता है, और वो हियरिंग, स्मेल, साइट, कैलकुलेटिंग, जो भी हमारी बॉडी में जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग एक्शंस होते हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन कंट्रोल। ये रहा, ये सारा कौन सा ब्रेन है? फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन का ये कौन सा पार्ट है? सारा सेरिब्रम पार्ट है। और ये जो क्रेनियम, क्रेनियम किसको बोलते हैं? स्कल को, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अब क्वेश्चन आता है स्पाइनल कोर्ड, स्पाइनल कोर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोनस, मेडुला, सेरिबेलम। अब ये वाला पार्ट कहलाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम से क्वेश्चन आ जाता है कि सेरिबेलम हमारी बॉडी का क्या मेंटेन करके रखता है? पोस्चर एंड बैलेंस। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि पेंसिल का पकड़ना, साइकिल का चलाना कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अब बात आती है कि जो ये ऑर्गन है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, डेलिकेट है। ब्रेन को कौन करता है? क्रेनियम, बोनी बॉक्स, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ज़्यादा नाजुक है, उसको कौन मतलब प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो हमारी बॉडी, ह्यूमन बीइंग की बॉडी की बात हो रही थी, ठीक है भाई। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में तो नर्वस सिस्टम काम कर लेता है उस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। अब प्लांट्स की बॉडी में कौन सा नर्वस सिस्टम है? अब प्लांट्स की बॉडी में नर्वस सिस्टम तो है नहीं, मसल्स तो है नहीं, तो क्या वो प्लांट रिस्पॉन्स नहीं देते? नहीं देते हैं। आपने छुई मुई प्लांट्स के बारे में, टच मी नोट कह लो, चाहे सेंसिटिव कह लो, जो टच मी नोट प्लांट होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा? मिमोसा पुदिका, मिमोसा पुदिका, ठीक है, या मिमोसा फैमिली लिख रखी है, मिमोसा पुदिका उसका साइंटिफिक नेम होता है। वो क्या करता है, जब हम उसको टच करते हैं तो अपनी लीफ को फास्ट रिस्पॉन्स देके बिल्कुल क्लोज कर लेता है। हाँ जी बेटा, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यहाँ पर देखिए बेटा, मूवमेंट ना 2 तरीके की होती है, ध्यान से देखना। मूवमेंट 2 तरीके की होती है बेटा, एक तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है उनको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। बेटा जो टच मी नॉट प्लांट की जो मूवमेंट है ना वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट, उससे ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल। जो सनफ्लावर का मूवमेंट है ना वो भी नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। तो जब कभी आपसे नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल पूछे ना तो आप किसका एग्जाम्पल दोगे? सनफ्लावर का मूवमेंट और टच मी नॉट प्लांट का मूवमेंट। उसके बाद बात आती है कि ये लीव्स क्लोज कैसे हो जाती हैं। तो बेटा ये लीव्स क्लोज हो जाती हैं पानी के प्रेशर की वजह से, और इस वाटर के प्रेशर को क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। अब यहाँ पर हेडिंग है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, कि ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट्स हो रही हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट्स हो रही है वो अलग अलग तरीके की, इनको डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं, जिसको ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं। अब ट्रॉपिक मूवमेंट अलग अलग तरीके की होते हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मतलब जो सनलाइट की वजह से मूवमेंट करे। जियोट्रॉपिक मूवमेंट जो अर्थ की वजह से मूवमेंट करे। हाइड्रोट्रोपिज्म जो वाटर की वजह से। कीमोट्रोपिज्म जो केमिकल की वजह से। बेटा हाइड्रो मतलब वाटर, जो पानी की तरफ मूव करे वो रूट होती है, मतलब पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जो जमीन से दूर जाए वो शूट होती, मतलब नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। बेटा कीमोट्रोपिज्म का ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लेना। बाकी सभी के एग्जाम्पल बच्चे दे देते हैं, बट कीमोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल में बच्चों को क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। ये जो डायग्राम है वो हर तीसरे साल एग्जाम में आ जाता है जियोट्रोपिज्म का। आपको 3-4 पिक्चर दिखाएंगे और ये पूछेंगे कौन सा सही है। रूट तो अर्थ की तरफ होनी चाहिए और शूट ऊपर होनी चाहिए, तो ये वाली फिगर करेक्ट है। रूट क्या शो करती है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और शूट क्या शो करती है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब क्वेश्चन आता है, क्या प्लांट्स में मूवमेंट्स के लिए क्या नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट ही सफिशिएंट है? नहीं, प्लांट में जो मूवमेंट होती है उसको हॉर्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं, हॉर्मोन्स से भी कंट्रोल करते हैं। तो प्लांट्स में बेटा 5 हार्मोन होते हैं। पहला हार्मोन है ऑक्सिन, ओके। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन, ओके। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन, और चौथा हार्मोन है बेटा एब्सिसिक एसिड। और एक 5वां हार्मोन यहाँ मेंशन नहीं कर रखा जिसको बोलते हैं इथाइलिन, जो कि गैसियस हार्मोन होता है। बेटा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, ये ग्रोथ को रोकते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सिन से देखो, ऑक्सिन प्लांट की हाइट बढ़ाता है, सेल्स को ग्रो कराता है लॉन्गर में। किस साइड से ग्रो कराएगा? जिस साइड सनलाइट नहीं पड़ेगी। ये प्लांट बैंड हो जाता लाइट्स की तरफ, बट ग्रोथ किधर होगी? अपोजिट टू द सनलाइट। उसके बाद जिब्रेलिन,
और जो ऑक्सिन है वो दोनों प्लांट हार्मोन का ही एग्जाम्पल है। जिब्रेलिन के लिए क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ द स्टेम, जिब्रेलिन के लिए ग्रोथ ऑफ द स्टेम। साइटोकाइनिन, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन किसको प्रोमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है। उसके बाद किसी भी मतलब सेल डिवीजन को रैपिड कराना है तो भी साइटोकाइनिन, फ्रूट और सीड को भी ग्रो कराना है तो भी साइटोकाइनिन। अब बात आती है ये सारे के सारे तीनों हार्मोन जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ को प्रमोट करते थे, बढ़ाते थे, इसलिए ग्रोथ प्रोमोटिंग। अब एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो मैं बात कर रही हूँ, इथाइलिन, ये ग्रोथ को रोकते थे, ठीक है, इसलिए इनको बोलते ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ को रोकने वाला एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है ग्रोथ को, जिसका एग्जांपल है विल्टिंग ऑफ लीव्स। लीव्स को, पत्ती को सुखाने का और नीचे गिराने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। हमें एनिमल्स के हार्मोन करने के लिए हमें ये टेबल करनी है बेटा, ओके, टेबल करनी है। टेबल से पहले हम देखेंगे ये डायग्राम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो कि बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है। आप इसको बच्चे बहुत अच्छे से इस डायग्राम को देख के जाएंगे। यहाँ पर देखें हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, बेटा ये ग्लैंड्स के डायग्राम है। और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, ग्लैंड से ही निकलते हैं। हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, ग्लैंड से ही निकलते हैं। और ये किसकी डायग्राम है, ग्लैंड्स के डायग्राम है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, पीनियल ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस में। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, बट हाइपोथैलेमस को मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मतलब पिट्यूटरी पर कंट्रोल कौन करती है, हाइपोथैलेमस। मतलब ग्लैंड की शुरुआत कहाँ से होती है, हाइपोथैलेमस से। उसके बाद हमारे नेक रीजन में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इसी के ऊपर 4 लोब बनी होती हैं जिन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, पैराथायराइड। हमारे चेस्ट रीजन में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड अब तक मेल और फीमेल में क्या होती है, सेम होती है। किडनी के ऊपर, किडनी नंबर में कितनी होती है, 2 होती है। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और सिंगल ग्लैंड कौन सी होती है, पैनक्रियाज होती है। एड्रिनल ग्लैंड नंबर में 2 होती हैं। अब तक की ग्लैंड मेल और फीमेल की बॉडी में क्या थी, सेम थी। टेस्टिस मेल की बॉडी में ग्लैंड होती है। यूट्रस और ओवरी फीमेल की बॉडी में ग्लैंड होती है। यूट्रस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट ओवरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरी कौन सा हार्मोन निकालती है, एस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी से। टेस्टिस कौन सा हार्मोन निकालती है, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर लिखते जाना बेटा साइड में, टेस्टिस कौन सा हार्मोन निकालती है, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी एस्ट्रोजन। पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन निकालती है बेटा, इंसुलिन और ग्लूकागन। मेनली क्या आता है, इंसुलिन आता है। पैनक्रियाज वहीं सेम। एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है और जो कि बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में। पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड और टेस्टिस और ओवरी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, यही इन्हीं ग्लैंड्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के, और बेटा इससे ज़्यादा बाहर देखो कभी कभी रेयरली आ जाता, अदरवाइज एग्जाम में नहीं आते इससे ज़्यादा हार्मोन। सबसे पहले देखो ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता तो वो किसको स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अब उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन THY से शुरू होता है ना, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ से, THY से ही शुरू होती है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या फंक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, फैट की मेटाबॉलिज्म, सबकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब आता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन बेटा कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से। बेटा पैनक्रियाज को हिट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि वो एंडोक्राइन का भी बिहेव शो करती है और एक्सोक्राइन का भी बिहेव शो करती है, हिट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब उसके बाद किसको, पैनक्रियाज हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती, रेगुलेट का मतलब कंट्रोल, मतलब डिक्रीज, बेटा कंफर्म करना, डिक्रीज करती है। अब उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आप सबको पता है, टेस्टीज नाम से ही पता चल रहा है, टेस्टीज से निकलता है। ये मेल की बॉडी में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं या स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, उन सब के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से
एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ओवरी से निकलता है। ओवरी फीमेल की बॉडी में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को इमरजेंसी भी हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। F3 भी बोलते हैं, फाइट फ्लाइट फ्राइट, डर में, खुशी में, गम में, सब में काम करता है ये। रिलीजिंग हार्मोन भी, स्ट्रेस में भी यही काम करता है। ओके, हैप्पीनेस में भी एड्रेनलिन हार्मोन काम करता है। रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग जो हार्मोन दूसरों को रिलीज कराए, रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट करे, ये रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। हाइपोथैलेमस ग्लैंड किसको कंट्रोल करती है, किसको स्टिमुलेट करती है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है और पिट्यूटरी को मास्टर बोला जाता है, क्योंकि इस पिट्यूटरी के ऊपर किसका काम चलता है? हाइपोथैलेमस। इसी के साथ हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी बेटा, तो आज नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब सबसे पहले ये आता है, क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर सकता है? नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट नहीं कर सकता, चाहे वो सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करे, चाहे वो असेक्सुअल से, बट वो अपना 100% कॉपी क्रिएट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ क्या आती हैं, अब बात आएगी क्या आती हैं? वेरिएशन आती हैं। वेरिएशन को क्या बोलते हैं? चेंजेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो इम्पोर्टेंस है वेरिएशन की वो क्या है। वेरिएशन की इम्पोर्टेंस बिल्कुल है बेटा, यहाँ से एक एग्जांपल समझो। हाँ जी बेटा, तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से एग्जांपल लेके देखें। वेरिएशन मतलब चेंजेस। मान लो हम सब ह्यूमन बीइंग एक जैसे होते, हम सबका इम्यून सिस्टम एक जैसा होता, तो मान ले कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो सबका इम्यून सिस्टम एक जैसा है, तो या तो सब मर जाएंगे, या सब के सब पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, या सब के सब बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए वेरिएशन ज़्यादा होनी जरूरी है ना, कि कोई मर गया कोई बच गया, तो वेरिएशन आना जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो कोई स्पीसीज पूरी की पूरी ही खत्म हो जाएगी, तो धरती से एक्सटिंक्ट हो जाएगी वो स्पीसीज, तो वेरिएशन होना किसी भी स्पीसीज लेवल पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ से हम ये एग्जाम्पल करेंगे बैक्टीरिया वाला, कि टेम्परेट वाटर में, गर्म पानी में कुछ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन रह रही है, हमने उस पानी के टेम्परेचर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, या वो पानी का टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से इंक्रीज हो गया? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो कुछ बैक्टीरिया मर गए, बट सभी तो बैक्टीरिया नहीं मरे, कुछ बच गए, क्योंकि वो रेजिस्टेंस थे किसके? हीट के। हीट को टॉलरेट कर सकते थे, वो हीट को टॉलरेट कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया? सर्वाइव किया, और वो फर्दर क्या हो गए? ग्रो हो गए। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए जरूरी होती है, किसी भी स्पीसीज के सर्वाइव करने के लिए जरूरी होती है, अदरवाइज वो स्पीसीज क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हेडिंग है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एसेक्सुअल मोड का फिजन। बेटा फिजन का मतलब होता है टूटना। जब कोई एक सिंगल सेल कितने हिस्सों में टूट जाए? दो में टूट जाए तो उसको बाइंड्री बोलेंगे। यहाँ एग्जाम्पल अमीबा है, और उसके बाद एग्जाम्पल क्या? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया से कौन सी डिजीज होती है? कालाजार। प्लेनेरिया से कौन सी सॉरी मैं गलत बोल गई बेटा, लेशमेनिया। ये क्या? लेशमेनिया। लेशमेनिया बाइंड्री फिजन शो करता है, और जो कि कौन सी डिजीज कोज करता है? कालाजार। उसके बाद आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है बेटा प्लाज्मोडियम और ईस्ट। मल्टीपल फिजन के दो एग्जाम्पल कर लेना, प्लाज्मोडियम एंड ईस्ट। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सेल डिवाइड हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी, और ऐसा किस में होता है? स्पाइरोगायरा में। नेक्स्ट हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है रीजनरेशन। बेटा रीजनरेट होना। रीजनरेशन किस में होता है? हाइड्रा में भी होता है, और रीजनरेशन प्लेन एरिया में भी होता है। कंफ्यूज मत होना, हाइड्रा में भी होता है और प्लेन एरिया में भी होता है। जैसे हमने प्लेन एरिया को, जितने भी पीसेज में हम प्लेन एरिया को कट करेंगे, अगर हमने हॉरिजॉन्टल में कट कर दिया, वर्टिकल में कट कर दिया, तो उतने ही न्यू प्लेन एरिया क्या हो जाएंगे?
फॉर्म हो जाएंगे, ये क्या कहलाएगा, रीजनरेशन। अब हमारा बडिंग का एग्जांपल है क्या, हाइड्रा के अंदर भी क्या होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स होती हैं। ये हाइड्रा का डायग्राम कर लेना, हाइड्रा के अंदर पहले छोटी सी बड निकल आएगी, फिर वो बड बड़ी हो जाएगी, फिर वो बड और भी बड़ी हो जाएगी। ये पार्ट क्या कहलाता है, टेंटिकल्स। जब वो बड फुली मैच्योर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डिटैच, ये लिख रखा, डिटैच हो जाएगी अपने पेरेंट्स से और फिर एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। अब नेक्स्ट हमारा असेक्सुअल मेथड का एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक बार क्वेश्चन आया हुआ कि हम बनाना को ग्रो करना चाहते हैं, हम जस्माइन को ग्रो करना चाहते हैं, तो हम कौन से मेथड को फॉलो करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। हम उन मेथड, ये जो मेथड होता है ये सीडलेस प्लांट पर भी अप्लाई होता है, ये इजी टू ग्रो होता है, इसमें अपने पेरेंट प्लांट का मोर सिमिलर होता है, जेनेटिकली मोर सिमिलर होता है। ओके तो इस तरीके से ये हमारे लिए कुछ प्लांट के लिए, शुगर केन के लिए, रोजेस के लिए, ग्रेप्स के लिए ये जरूरी होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ब्रायोफाइलम का भी एग्जांपल किस में आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है। अब नेक्स्ट और लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। बेटा स्पोर फॉर्मेशन में क्या आता है, फंगी आता है। फंगी में क्या आएगा, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड भी कह सकते हैं इसको। इसका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हाइफे पार्ट कहलाता है। और ये वाला स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स। ये स्पोर्स मैच्योर होने के बाद यहाँ पर गिरेंगे और न्यू राइजोपस जो है वो ग्रो हो जाएगा। अब जो नीचे वाला पार्ट होता है वो रिजोइड होता है। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि जो स्पोर्स और हाइफे, जो स्पोरेंजिया और हाइफे होता है, हाइफे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हाइफे कैसा पार्ट होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो स्पोरेंजिया होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो जो स्पोर्स गिरेंगे वो नीचे न्यू राइजोपस की फॉर्म में ग्रो हो जाएंगे, इसलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट को कौन से प्लांट बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या आता है, जैसे फ्लावर आएगा, तो फ्लावर को हम डिटेल में करेंगे बेटा। तो फ्लावर को जब हम डिटेल में करेंगे, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टिल। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो सेपल्स होता है किसी भी फूल में ग्रीन कलर का होता है, जो पेटल्स होती हैं वो अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि कलर्ड होते हैं, येलो भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है। और जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा, फिलामेंट नीचे वाला। अब जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, नीचे वाला, बीच वाला स्टाइल और नीचे वाला ओवरी। अब यहाँ से क्या होगा, देखो बेटा, अब यहाँ से क्या होगा, अब सबसे पहले होती है फ्लावर के अंदर पोलिनेशन। स्टोरी सुनना ध्यान से, सबसे पहले पोलिनेशन। अब इसके अंदर, एंथर के अंदर है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन किसको बोलते हैं, मेल गैमेट को, मेल गैमेट को पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन गिरेंगे यहाँ पर, ये पोलन ग्रेन किस पर जाके स्टिक होंगे, स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा क्यों चिपकाएगा, क्योंकि वो स्टिकी इन नेचर होता है, क्योंकि उसको यहाँ पहुँचना, अल्टीमेट उसका पोलन ग्रेन मेल गैमेट है, ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट है। उसका पर्पज क्या है, मेल गैमेट का यहाँ पहुँचने का पर्पज है, तो यहाँ आके वो चिपक जाएगा। अब यहाँ चिपकने के प्रोसेस, मतलब यहाँ से यहाँ आने का प्रोसेस क्या कहलाता है, पोलिनेशन। इसी फ्लावर की इसी फ्लावर पर होगी तो सेल्फ पोलिनेशन होगी, और किसी दूसरे प्लांट के फूल की और दूसरे प्लांट के फ्लावर पर होगी तो कहलाएगी क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस तब होगी जब प्लांट ही अलग होगा, और सेल्फ तब होगी जब प्लांट सेम होगा। ओके उसके बाद जब ये पोलिनेशन हो जाएगी तो बेटा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जब फर्टिलाइजेशन, देखो कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन का, पोलन ग्रेन यहाँ आके चिपक गए, अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके स्टिक हो गए। स्टिग्मा पर आने के बाद पोलन ग्रेन ने अपने लिए क्या बना दी, पोलन ट्यूब। अब इस पोलन ट्यूब में से क्या आ रहे, मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल मतलब पोलन ग्रेन, ठीक है भाई। अब फीमेल जर्म सेल के पास, मतलब ओवा के पास मेल जर्म सेल आ गए, ठीक है। जब ये मेल जर्म सेल आ गए तो ये प्रोसेस यहाँ फ्यूजन हो गया, मेल जर्म सेल का और फीमेल जर्म सेल का फ्यूजन को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है भाई। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद देखो कई बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, तो द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, ओव्यूल के अंदर।
ओव्यूल किस में, ओव्यूल के चारों तरफ एक कोट डेवलप हो जाएगी जो कि धीरे धीरे ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो सीड किससे बनता, ओव्यूल से। अब बात आती ओवरी, ओवरी पक जाएगी, पक के क्या बन जाएगी, फ्रूट। तो हम फ्लावर का कौन सा पार्ट खाते हैं, हम फ्रूट खाते ना, फ्रूट किससे बनता, ओवरी से। तो हम फ्लावर का कौन सा पार्ट खाते हैं, ओवरी खाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, बाकी सब कुछ नीचे गिर जाएगा, श्रिल ऑफ हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। अब सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस तरीके से जब सीड जर्मिनेट हो जाएगा एक अप्रोप्रिएट कंडीशन में, उसको क्या कहलाएंगे, जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेट किस कंडीशन में होगा, जब सीड के अंदर कोटलीडन फॉर्म हो जाएंगे और प्लूमेल निकल जाएगा और रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। जो फ्यूचर में रूट बनाएगा वो क्या होगा, रेडिकल। जो प्लूमेल फ्यूचर में शूट बनाएगा वो क्या होगा, प्लूमेल बनाएगा। और कोटलीडन का फंक्शन क्या होता है, ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। कोटलीडन का फंक्शन क्या होगा, ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। हाँ जी बेटा, उसके बाद यहाँ पर देखें बेटा, इस पैराग्राफ में हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ में प्यूबर्टी एज में जो जो भी चेंजेस आते हैं, तो गर्ल्स और बॉयज़ के कुछ चेंजेस तो बेटा कॉमन होते हैं। चेंजेस कॉमन क्या होते हैं, थिक हेयर ग्रो हो जाते हैं आर्मपिट्स में, जेनाइटल एरियाज में, बिटवीन द थाई। ठीक है, यहाँ पर जो अंडर आर्म्स का एरिया है वो डार्कर हो जाएगा, लेग्स और आर्म पर भी हेयर ग्रो हो जाएंगे, जो स्किन होगी वो ऑयली हो जाएगी, स्किन पर पिंपल्स आ जाएंगे। तो ये जो चेंजेस हैं, इस पैराग्राफ वाले जो चेंजेस है बेटा, वो कॉमन होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में। बट यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे वो सेपरेटली हैं बॉयज़ और गर्ल्स के। गर्ल्स में जो ब्रेस्ट साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, डार्कनिंग द स्किन ऑफ द निपल एंड टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट, एंड ऑल्सो गर्ल बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट द अराउंड ऑफ दिस टाइम। Boys begin to have new thick hair grown on the face, their voice began to crack, and further penis occasionally began to become enlarged and erect either in daydream or at night। तो ये boys और girls के changes separately mention कर रखे हैं। ये कुछ common changes होते हैं जो कि boys और girls में common होते हैं। उसके बाद है हमारा डिटेल में करेंगे हम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी आपको आना चाहिए। टेस्टीज कहाँ पर लोकेटेड होती है, स्क्रोटम में। अब स्क्रोटम बॉडी से आउटसाइड लाई करता है। क्वेश्चन आता है स्क्रोटम बॉडी से आउटसाइड लाई क्यों करता है, क्योंकि उसको बॉडी के टेम्परेचर से अपने आप को क्या रखना है, लोअर रखना है। कितना लोअर रखना है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रखना है, ताकि जो स्पर्म है वो किल ना हो सकें, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पर जो स्पर्म है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। उसके बाद टेस्टिस में किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, और टेस्टिस में एक और हार्मोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ से स्पर्म कहाँ आ जाएंगे, वॉस डिफरेंस के थ्रू स्पर्म आएंगे। सेमिनल वेसिकल्स अपने फ्लूइड को ऐड करेगी। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपने फ्लूइड को ऐड करेगा स्पर्म के अंदर। अब स्पर्म यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। बेटा यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि यूरिन भी और स्पर्म भी यहीं से सेम पैसेज से आते हैं। अब यहाँ एक फास्ट रीडिंग करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन प्रोड्यूस जर्म सेल एंड अदर पोर्शन डिलीवर द जर्म सेल। एक वो पोर्शन है जहाँ पे जर्म सेल बनती है जो कि टेस्टिस है, एक वो पोर्शन है जो जर्म सेल को डिलीवर करेगा जो कि वॉस डिफरेंस है। उसके बाद जो टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है। कहाँ पर लाई करती है, स्क्रोटम में लाई करती है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि बॉयज़ में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो भी चेंजेस आते हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात आती है स्पर्म की। जो स्पर्म की डिलीवरी है उसमें कौन हेल्प करता है, वॉस डिफरेंस हेल्प करता है, और यूरिनरी ब्लैडर को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और स्पर्म और यूरिन के लिए वो कॉमन पैसेज होता है। वॉस डिफरेंस के अंदर जो अपना स्पर्म पास होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल अपना फ्लूइड सिक्रीट कर देती हैं, ताकि जो स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन मिल सके और उनका मूवमेंट जो वो इजी हो सके। अब क्वेश्चन आती है कि जो स्पर्म है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी लॉन्ग टेल होती है, और लॉन्ग टेल किस में हेल्प करती है, फीमेल जर्म सेल में पास होने के लिए, वहाँ तक मूव करने के लिए उसमें हेल्प करती है। उसके बाद क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम से समझे बेटा। यहाँ पर देखें, ओवरी टेस्टिस की तरह काम करती हैं। ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती है और एग की फॉर्मेशन भी करती है। एग को फीमेल
गैमेट बोलते हैं। एग यहाँ बनेगा, एक दिन के लिए एग ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो बन जाएगा जायगोट, और जायगोट कहाँ इंप्लांट हो जाएगा, यूट्रस में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो भी एग कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा, और इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। अब नेक्स्ट है कि जो एम्ब्रियो है जो यूट्रस में आया है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, बेटा वो मदर के ब्लड से लेता है। मदर के ब्लड के अंदर एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड होता है, और जो जिसमें विलाई प्रेजेंट होती है, और ये सब कुछ एक्सचेंज करता है, गैसेज का भी एक्सचेंज करता है, हार्मोन को भी, ग्लूकोज को भी, फूड को भी, सब चीज़ों को एक्सचेंज करता है। ओके, मदर की जो बॉडी में जो एम्ब्रियो लगा लो, बेबी लगा लो, कितने दिन तक रहता है, 9 मंथ तक रहता है अप्रोक्सीमेटली। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी जब क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन। तो स्लोली ब्रेक हो जाएगा, जो लाइनिंग है यूट्रस की वो स्लोली ब्रेक हो जाएगी, कम्स आउट थ्रू द वेजिना एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड और म्यूकस, और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और ये कितने से कितने दिन तक चलता है, 2 से 8 दिन तक चलता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटा किसी भी फीमेल और मेल की मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सबके बारे में ध्यान रखते हुए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी उनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो बीमारियाँ जो किसी पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाने के बाद फैलती हैं। तो वो 2 तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन होते हैं। बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के एग्जाम्पल हैं गोनेरिया एंड सिफेलिस, इसको कर लेना, एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। वायरल इन्फेक्शन 2 तरह का होता है, वार्ड्स एंड HIV। वायरल में वार्ड्स में वी की साउंड आ रही है, HIV में भी वी आ रहा है, तो वायरल से याद रखेंगे वार्ड्स, वी की साउंड आ रही है, और HIV वी वायरल। बाकी बचे हुए गोनेरा और सिफेलिस में क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल में आर आ रहा है, गोनेरिया में भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ओके, सिफेलिस। उसके बाद अब कोई भी फीमेल अगर वो प्रेगनेंसी को रोकना चाहती है तो उसको प्रेगनेंसी रोकने के लिए, अगर वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती है तो उसको कुछ मेथड फॉलो करने पड़ेंगे। उन मेथड्स को क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। उन मेथड्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले कौन सा मेथड होता है, मैकेनिकल बैरियर। इसमें जो है कॉन्डोम्स यूज होता है जो कि पेनिस पर यूज होएगा। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस करने के लिए केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। ओरली पिल्स आती हैं, वेजिनल पिल्स भी आती हैं, जिनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आते हैं वो आते हैं लूप्स और कॉपर्टी वगैरह, जिसको कि यूट्रस में प्लांट करते हैं ताकि प्रेगनेंसी होल्ड ना हो। इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, इरिटेशन कोज कर सकता है यूट्रस के अंदर। अब अगर वॉस डिफरेंस को मेल की बॉडी में ब्लॉक कर दिया जाए तो प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब को फीमेल की बॉडी में ब्लॉक कर दिया जाए, ये दोनों मेल की बॉडी में वॉस डिफरेंस को ब्लॉक करेंगे तो वेस्क्टोमी कहलाएगा। फीमेल की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करेंगे तो क्या कहलाएगा, ट्यूबेक्टोमी कहलाएगा। और जो कि कौन से मेथड के अंडर आता है, सर्जिकल मेथड के अंडर आता है। बट सर्जिकल मेथड सेफ होता है इन अ लॉन्ग रन, सेफ होता है। सर्जरी इटसेल्फ कैन कोज, सर्जरी की वजह से कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, वो एक अगर सर्जरी अच्छे से ना हो। ओके, उसके बाद फिर हमें चाइल्ड की सेक्स रेशो के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। जो फीमेल फिटिसाइड्स कराते हैं, कन्या भ्रूण हत्या कराते हैं, वो पाप है, मतलब वो बैन है, वो इलीगल है। तो चाइल्ड की सेक्स रेशो ऐसा नहीं होना चाहिए, गर्ल्स जो हैं बहुत कम हो जाएं, बॉयज़ बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो सेक्स रेशो का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात ये आती है कि मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्या होगा, अगर जो बर्थ और डेथ रेट जो है रिप्रोडक्शन का वो भी मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है अगर वो मतलब अच्छे से अगर उनकी मेंटल हेल्थ या सेक्सुअल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से आज का हमारा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक कंप्लीट होता है और रिप्रोडक्शन का ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी। बेटा हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन होता है। इनहेरिटेड ट्रेड्स उन ट्रेड्स को बोलते हैं जो ट्रेड्स हम अपने पेरेंट्स से ओब्टेन करते हैं। ओके, जैसे यहाँ ईयर का डायग्राम शो करके दिखा रखा है कि किसी की सेपरेट ईयर लोब होती, किसी की अटैच ईयर लोब होती है, तो ये दो अलग अलग इनहेरिटेड ट्रेड्स का एग्जाम्पल है। अब रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ट्रेड्स मेंडल कंट्रीब्यूशन। मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने कहा था बोथ मदर एंड फादर दोनों का इक्वल, प्रैक्टिकली इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी चाइल्ड के मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का, मेकअप का। मतलब कोई भी चाइल्ड जो होता है उनमें दोनों का इक्वल रोल होता है, मदर और फादर का। अब मेंडल ने बहुत ज़्यादा काम किया था। मेंडल ने किस प्लांट पर काम किया था? पी प्लांट पर काम किया था। अपने गार्डन में पी प्लांट उगाए थे। पी प्लांट का नाम होता है साइंटिफिक पीजियम स्टेवियम। पीजियम स्टेवियम। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों लिया था? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते थे। पी प्लांट राउंड भी, पी प्लांट का सीड राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है, पी प्लांट टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, पी प्लांट के फ्लावर वाइट भी हो सकते हैं, वॉयलेट भी हो सकते हैं। इसी तरीके से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं पी प्लांट को। इजी टू ग्रो होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होते हैं। यही रीजन थे कि उसने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया। उसके बाद उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने सिंगल ट्रेट लिया, सिंगल कैरेक्टर लिया, एक टॉल प्लांट लिया, दूसरा शॉर्ट प्लांट लिया। टॉल प्लांट और शॉर्ट को कराया तो उसने देखा कि खेत में सारे के सारे प्लांट F1 जनरेशन जो आई वो क्या थी? सारे के सारे क्या थे? टॉल आए। तो ऑल आर टोल, मतलब रेशियो क्या है? 4:0, मतलब 100% प्योर। अब उसने फिर अगली जनरेशन में दोनों ही टोल टोल को कराया, दोनों ही इसी जनरेशन के सारे यहाँ लिए। तो जो F2 जनरेशन आई बेटा, वो कुछ टोल आए और एक शॉर्ट आया। इसका मतलब शॉर्ट का ट्रेट इनके अंदर छुपा हुआ था और जो कि यहाँ उभर के आ गया। तो ये रिसेसिव ट्रेट हुआ, रिसेसिव ट्रेट हुआ। और जो ये अपने आप को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं दूसरे की प्रेजेंस में, ये क्या कहलाए? डोमिनेंट। तो जो नेक्स्ट रेशियो आई F2 जनरेशन की वो 1:2:1 आई, जो कि जीनोटिपिक रेशियो होती है, और 3:1 जो रेशियो आई जो कि फिनोटिपिक रेशियो होती है। जब डोमिनेंट की ट्रेट्स आर इनहेरिटेड तब ये आए, या इंडिपेंडेंट तब ये वर्ड आए, तो आपको क्या बोलना? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आए तो आपको कौन सा शो करना? डाई हाइब्रिड क्रॉस। बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा करके दिखाने के लिए कम ही बोलता है, बस आपको याद होना चाहिए कि उनकी रेशियो कितनी आई है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो कितनी थी? 9:3:3:1। कभी कभी जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीड्स 16 है, कभी कभी टोटल नंबर ऑफ सीड्स ना 160 कर देगा। जब वो 160 कर देगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 30, यहाँ 30, रेशो वही रहेगा, यहाँ 90। बेटा रेशो फिक्स्ड रहेगी, इसलिए वो कितना भी नंबर दे उसी हिसाब से उसकी रेशो निकाल देना। ध्यान से सुने बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आए और लॉ ऑफ डोमिनेंस आए या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आए, तो आपको करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेड आए तो आपको करना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आए तो आपको शो करना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आपको क्या शो करना है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डाई हाइब्रिड, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? मोनोहाइब्रिड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है भाई, अब सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल में क्या होता है? अब मेल की, अब टोटल ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। उनमें से 22 क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं जो पूरी बॉडी को बनाते हैं। बाकी एक पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम में भी फीमेल की बॉडी में परफेक्ट पेयर होता है, दोनों ही एक्स होते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। बट मेल की बॉडी में यही पेयर इनपरफेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो एक्स है वो क्या हो जाता है? बड़ा साइज में, और जो वाई है साइज में छोटा हो जाता है। ठीक है, तो मैन में ये पेयर इनपरफेक्ट होता है और वुमेन में ये पेयर परफेक्ट पेयर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे मेल फीमेल है। मेल की बॉडी से क्या आ सकता है? एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, गैमेट। बट फीमेल की बॉडी में तो 100% एक्स गैमेट ही आएगा। जब एक्स वाई के साथ फ्यूज करेगा तो मेल बनेगा, और जब ये एक्स एक्स के साथ फ्यूज बनेगा तो जायगोट क्या बन जाएगा? मतलब जायगोट बनेगा, और फिर क्या बन जाएगा? फीमेल बन जाएगा। इसी के साथ हमारा हेरिडिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। एक यहाँ से ब्लड ग्रुप का भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, मैं ब्लड ग्रुप का शॉर्ट्स में डालूंगी बेटा। ओके।
लास्ट बायो का हमारा चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट में मेन टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट में सारी लिविंग चीज़ें आती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट का। उसके बाद जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है गार्डन्स, क्रॉप फील्ड। अब यहाँ पर देखें बेटा, चार तरीके का जो ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। ओके, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं प्लांट्स कैटेगरी में आते हैं, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं। कंज्यूम वो होते हैं जो उनको खाते हैं। डिकम्पोज वो होते हैं जो उनको डिग्रेड करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करके प्रोड्यूस करते हैं फूड को, फोटोसिंथेसिस करके फूड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। अब कंज्यूमर की कैटेगरी में तीन तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं, चार तरीके के सॉरी, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पैरासाइट। हर्बीवोर घास खाने वाले, कार्निवोर मांस खाने वाले, ओमनीवोर दोनों चीज़ों को खाने वाले, और पैरासाइट जो दूसरे की बॉडी पर रहेगा और सर्वाइव भी यही करेगा। ओके, और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड रिमेन्स को, वेस्ट को डिकम्पोज कर दे, नष्ट कर दे, ब्रोकन डाउन कर दे, उनको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन में सिंपली बोलेंगे हु ईट हुम, किसने किसको खाया। तो फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल आते हैं। ईच स्टेप और लेवल ऑफ अ फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल। हर स्टेप ट्रॉपिक लेवल फॉर्म करता है। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये 3 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन है, ये 5 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन है, ये 4 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन है। अब सबसे पहले आता है कि फूड चेन में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। एनर्जी यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होती है, यूनिडायरेक्शनल की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। एनर्जी कभी भी वापस नहीं आती। कंज्यूमर लेवल की, प्रोड्यूसर लेवल पर एनर्जी कभी भी नहीं आती। 1% एनर्जी पौधों को मिलती है, बाकी आगे कितने परसेंट ट्रांसफर होती है? 10%। इसलिए इस लॉ को क्या बोला जाता है? 10% लॉ बोला जाता है। 10% लॉ किसने दिया था? लिंडीमैन ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। यहाँ ट्रॉपिक लेवल देख सकते हो आप, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ से 1% आई थी, फिर आगे 10%, फिर आगे 10%, फिर मान लो अगर इसकी जो 10,000 जूल प्रोड्यूसर लेवल पर थी। हाँ जी बेटा, तो एनर्जी देखिए 10,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पर है, तो नेक्स्ट वाले पर 10% जाएगी, 1000 रह जाएगी, नेक्स्ट 10 तो 100 रह जाएगी, और नेक्स्ट पे कितने जूल चली जाएगी? 10 जूल। ओके, उसके बाद ये 10% लो हो गया हमारा। फूड वेब क्या कहलाती है? जब फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होकर एक ब्रांच लाइन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फूड वेब। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे कि जो ये फूड वेब का स्ट्रक्चर है, कि जो फूड चेन होती वो यूनिडायरेक्शनल होती, कभी भी रिवर्ट बैक नहीं होती। क्या ऑटोट्रॉप्स के पास कभी एनर्जी वापस आ सकती है? नो। और धीरे धीरे एनर्जी जो है वो डिमिनिश्ड होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अब यहाँ इसको देखेंगे, ये पिरामिड स्ट्रक्चर है। सनलाइट से प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। ह्यूमन बींग किस में आता है बेटा? टॉप कार्निवोर में। हाँ जी बेटा, यहाँ से जरूर कर लेना कि कई बार हम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स खेतों में डाल देते हैं। जो केमिकल्स हम खेतों में डालते हैं वो डिग्रेड नहीं होते, वो हमारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो हमारे ट्रॉपिक लेवल पे आ जाते हैं, फूड चेन में आ जाते हैं। और टॉप ट्रॉपिक लेवल पर कौन ऑक्यूपाई करता है? ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई करता है। तो वो फूड चेन में आके मैक्सिमम कंसंट्रेशन केमिकल्स की हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब नेक्स्ट है हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरमेंट सिस्टम। हमारी कौन सी एक्टिविटी? हमारी ऐसी एक्टिविटी, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी वजह से ओजोन लेयर है जो वो डिप्लीट होती जा रही है। सबसे पहले देखें ओजोन होती क्या। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, 3 एटम से मिलकर बना हुआ है ऑक्सीजन के। ये डेडली पॉइजन होता है। ये कहाँ पर? ये एटमॉस्फेयर में 16 किलोमीटर की हाइट पर एक स्ट्रेटोस्फीयर, एक लेयर होती है, उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ये हमारे इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावोलेट रे। जो सन से अल्ट्रावोलेट रेज आती हैं, ये उन सब से हमारे को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है।
क्योंकि वो यूवी रेज क्या, उनकी एनर्जी क्या करने में चली जाती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ने में यूज अप हो जाएगी। तो O2 टूटेगा यूवी की हेल्प से, सिंगल O में। अब सारे O2 तो एक बारी में टूटेंगे नहीं, तो सिंगल और O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ओजोन लेयर। अब बात ये आती है कि ये ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों होती जा रही है। तो जो हम एसी में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की एक गैस यूज कर रहे हैं, वो ओजोन में जाके क्या कर रही है, होल कर रही है, छेद कर रही है, जिसकी वजह से धरती पर कौन सी रे आ रही है, अल्ट्रावायलेट रे आ रही है। अब हमारे आसपास दो तरीके की चीज़ें होती, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड हो जाती हैं, ठीक है, हमारे मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी पोल्यूशन नहीं करती। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस है जो कि बायोडिग्रेड नहीं होती, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम में बनी रहती हैं, परसिस्ट करती रहती हैं, इनर्ट होती हैं ये। उसके बाद कि हम कैसे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं कि हम पोल्यूशन फ्री और इस तरीके से हमारा अच्छा हो। इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल, चेंज इन एटीट्यूड ऑल्सो बिकम, जैसे हम गाड़ी में कार पुल करके, मतलब बहुत सारे मेंबर करके इकट्ठे जा सकते हैं। इसी तरीके से ये डिस्पोजल कप्स इन ट्रेन्स, हमें कप, जो डिस्पोजल कप हैं ट्रेन्स में, उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। कूलर्स यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी, जो हमारी फर्टिलिटी पावर होती है, वो डिग्रेड हो जाएगी। इस तरीके से हमें पेपर कप का यूज़ करना चाहिए ट्रेन्स में, वो उनको कैरी करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है, बाकी वो भी। इसी के साथ हमारा बेटा आवर एनवायरनमेंट चैप्टर भी कंप्लीट होता है और हमारी कंप्लीट बायो होती है। एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको अच्छे से करना बेटा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके।